नमस्ते साथियों, हमने अपनी पिछली क्लास में अपना एक नया चैप्टर पी ब्लॉक चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था। और इस पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग होते हैं, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक। लेकिन अपने सिलेबस में वर्ग 15, 16, 17, 18 ये 4 वर्ग है। तो अपनी बुक के अंदर इन चारों वर्ग के लिए अलग अलग वर्णन दे रखा है, लेकिन मैंने इस चैप्टर को इस प्रकार से लिया है कि जो चीज़ें इन सभी वर्गों की कॉमन है उन सबको हम एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अलग अलग पॉइंट बचेंगे उसको हम अलग से अध्ययन कर लेंगे। इसके लिए मैंने आपको वर्ग नंबर 15 और वर्ग नंबर 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा दिया था, और छोटी मोटी कोई उनके बारे में बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ठीक है, करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो अपना वर्ग नंबर कौन सा? 17 स्टार्ट करते हैं। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ग नंबर 17। क्या लिखा है? वर्ग नंबर 17। अब आप सब जानते हो वर्ग नंबर 17 को हम कौन सा वर्ग बोलते हैं? हैलोजन वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग नंबर 17 को हम क्या बोलेंगे? हैलोजन वर्ग। और इस वर्ग का पहला सदस्य क्या होता है? फ्लोरीन होता है। इस कारण से इसको फ्लोरीन परिवार भी कह देते हैं। तो वर्ग नंबर 17 हैलोजन वर्ग, या इसको फ्लोरीन परिवार भी कह देते हैं। तो फिर से रिपीट करो, वर्ग नंबर 17 को क्या बोलते हैं? हम हैलोजन वर्ग बोलते हैं, फ्लोरीन परिवार। अभी यहाँ पर एक विशेष बात, जैसे आपने वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, तो वैसे ही आपको याद यहाँ होना चाहिए कि हैलोजन वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हैलोजन वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ से आप 2 चीज़ें और माइंड में ले सकते हो अपने, कि जब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 17वें वर्ग का मतलब अगर आप समझो तो भारी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? S में 2 और P में 5। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो आएगा आपका NS2 NP5, 2 और 5 7। तो हैलोजन वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP5। इसके बाद हमें इस वर्ग के कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में बात करनी है। उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर हम बात करें तो इस वर्ग के तत्वों को याद करने का तरीका हमने क्या लिखा था? याद पढ़ा होगा आपने भी पहले, कि फिर कल बाहर आई। आप कुछ जगह आंटी बोल देते हैं, कुछ जगह आरती बोल देते हैं। बेटा आपकी इच्छा वो लिख लो, जैसे आंटी लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या लिखा? फिर कल बाहर आई आंटी। तो बेटा इससे क्या है कि अगर आप लिखोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाता है। फिर के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आता है आपका फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हो आप F से। कल से हम लिखते हैं क्लोरीन का Cl। बाहर से बात करें तो ब्रोमीन का Br। I से आयोडीन से I, और आंटी लिया गया है एस्टेटिन का मतलब हो गया AT। एस्टेटिन का मतलब क्या हो गया? AT। तो
हैलोजन वर्ग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मुख्यतः इन चार को हम हैलोजन कहते हैं। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन वर्ग क्यों कहते हैं? वर्ग 17 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन वर्ग कहते हैं। रीजन है कि इनके अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो लवण के रूप में समुद्रों में पाए जाते हैं, और जो भी लवण होते हैं वो मुख्यतः आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो मैंने कहा था कि जब आपने वर्ग नंबर 15 और 16 ढंग से पढ़ लिया तो इनके परमाणु क्रमांक को आप आगे एक बढ़ाना था। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। और एस्टेटिन की बात करें, तो एस्टेटिन का तो आप बता सकते हो। तो एस्टेटिन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 85। तो पहले जब तक हमें परमाणु क्रमांक याद नहीं है तब तक हम इनके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटिन का 85 होता है। अब अगर हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इनसे पहले इन जो हमने लिखा है इनसे पहले कौन कौन सी अक्रिय गैसें आती है वो लिख दो। तो आपने अब देखो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हमें पता है फ्लोरीन से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? हीलियम। क्लोरीन से पहले अक्रिय गैस आएगी आपकी नियोन। ब्रोमीन से पहले अक्रिय गैस आती है आपकी आर्गन। और आयोडीन से पहले जो अक्रिय गैस आएगी वो आएगी किप्टोन। और एस्टेटिन, इससे पहले अक्रिय गैस आती है वो आती है आपकी जिनोन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में मैंने अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। तो वहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये कौन से कोर्स में आता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो वो सेम तरीका था। दूसरे कोर्स में तो एन का मान कितना हो जाएगा? 2s2 2p5। ये तीसरे कोर्स में तो 3s2 3p5 आर्गन। अब यहाँ इस वाली लाइन में अगर आपको याद किया होगा तो यहाँ 4s और 4p लिखेंगे, लेकिन 4s और 4p से पहले 3d आएगा। इतना तो अब आपको याद हो गया होगा। तो 3d10 4s2 4p5। अगर इसकी बात करें तो 4d10 5s2 5p5। इसकी बात करें तो यहाँ अब आपको याद होगा कि D से भी पहले हमें क्या लिखना है? F लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा आपका 4f14 5d10 6s2 6p5। तो ये इन सब का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। और कैसे सीखा वो आपने कल की क्लास अटेंड की होगी, तो इतने कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ जहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाए। गौर से बात करनी है कि सबसे पहले वर्ग 17। तो वर्ग 17 को फिर से एक बार रिपीट समझा रहा हूँ, मेन बातें। वर्ग 17 को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन वर्ग या हैलोजन वर्ग बोलते हैं। अब हैलोजन वर्ग के साथ इसका पहला सदस्य फ्लोरीन होता है, तो इसको क्या नाम दे दिया? फ्लोरीन परिवार। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि हैलोजन वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य का मतलब किसी भी तत्व के लिए हम क्या लिखेंगे? तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP5। NS2NP5 2 और 5 कितने हुए? 7 का मतलब 17वां वर्ग। अब इस वर्ग के तत्वों को याद करने का तरीका आपने क्या लिया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो फिर कल बाहर आई आंटी। तो आराम से याद कर सकते हो बेटा, जैसे फिर कल बाहर आई आंटी एस्टेटिन, याद हो गया। इनका परमाणु क्रमांक लिखा है। अब हमें पता है जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लास्ट में कन्फर्म है S में 2 आएगा और P में
5 आएगा। और ये आपने याद कर लिया कि ये जो पी ब्लॉक के तत्व हम पढ़ रहे हैं वो कौन से आवर्त से, कौन से कोर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे से। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी वो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो सीधा सा तरीका मैंने बता दिया कि 4s से पहले 3d आएगा, 5s से पहले 4d आएगा, 6s लिखोगे तो 5d आएगा और 4f। वो तो आप इनके परमाणु क्रमांक से भी इनको याद कर सकते हो। अब यहाँ से इसके कुछ कंपाउंड की बात और कर लेते हैं कि एक कंपाउंड तो यहाँ हम लिखते हैं फ्लोर स्पार। क्या लिखा है? फ्लोर स्पार। तो फ्लोर स्पार का फॉर्मूला अपने लिए पूछ लिया जाता है। एक कंपाउंड की हम बात करते हैं कार्नेलाइट, इसका भी फॉर्मूला कभी कभार अपने से पूछ लिया जाता है। तो हमने क्या लिखा? फ्लोर स्पार्स और कार्नेलाइट। इसके अलावा इसके 3-4 कंपाउंड और हैं जिनकी हम बात करेंगे, ठीक। तो फ्लोर स्पार, कार्नेलाइट, इसके अलावा इसके 2 कंपाउंड अगर हम बात करें तो एक को तो नाम दिया गया है क्रायोलाइट। क्या नाम दिया गया? क्रायोलाइट। और एक कंपाउंड इसका और है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख दूँ मैं, फ्लोर एपेटाइट। क्या लिखा है? फ्लोर एपेटाइट। तो हमें इन कंपाउंड के फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि इन्हीं कंपाउंड में कहते हैं एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पाए जाते हैं। तो बेटा फ्लोरो स्पार्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कैल्शियम फ्लोराइड। तो CaF2, CaF2 को बोलते हैं कार्नेलाइट। इस कंपाउंड को आप चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है इसका KCl.MgCl2.6H2। क्या लिखा है? KCl.MgCl2.6H2। क्रायोलाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na3Al_F6। Na3Al_F6 जिसकी बात करें। अब फ्लोर, अगला कंपाउंड जो लिखा है वो है फ्लोर एपेटाइट। क्या नाम दिया है? फ्लोर एपेटाइट। तो उसके फॉर्मूले की बात करें तो उसमें याद करना है कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2.3CA3PO4(2H2)। इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये होता है कि CaF2.3CA3PO4(2) आगे हमने क्या लगा दिया? 2H2O की बात की है इनके लिए। या नॉर्मली इसको इतना याद कर ले तो अपने लिए सफिशिएंट रहेगा ये कि अगर फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये लिखना केवल CaF2.3CA3PO4(2)। इसी को याद करना है। तो ये फॉर्मूले अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कभी कभार पूछ लिया जाए फ्लोर स्पार का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद क्या था? CaF2 मुख्यतः एक तो ये और एक ये, दूसरा क्रायोलाइट। क्या लिखा है? क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al_F6। अगर स्पष्ट नहीं आ रहा तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ मैं, Na3Al_F6। किसका फॉर्मूला है ये? क्रायोलाइट। तो ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो ये थे वर्ग 17। अब एक विशेष बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अपना क्वेश्चन अच्छा आता है कि यहाँ से याद करना है ये चारों की चारों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों की चारों क्या होती है? अधातु होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों की चारों क्या होती है? अधातु होती है। एस्टेटिन होता है वो धातु होता है, लेकिन ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो धातु, एस्टेटिन क्या है? धातु है, लेकिन कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व। वैसे तो धातु है, याद करना धातु ही है। ये चारों की चारों अधातु है और एस्टेटिन क्या होता है? धातु होती है। लेकिन धातु के रूप में ध्यान रखना कि ये किस प्रकार का एलिमेंट है, तो याद होना चाहिए ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगले वर्ग के तत्वों की बात करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के टॉपिक वाइज जैसे बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, मिटा देता हूँ इसको।
इसके बाद आपका आता है वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18, वर्ग नंबर 18। तो यहाँ बात करते हैं वर्ग नंबर 18। अब आप सभी ने सब जानते हो कि वर्ग नंबर 18 होते हैं, इनमें सभी की सभी गैसें होती हैं। उन गैसों को क्या बोलते हैं हम? उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। वर्ग नंबर 18 होती है, वर्ग नंबर 18 में सब की सब गैसें होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। इसके बाद वो मेन पॉइंट की उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा नॉर्मली तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखोगे, क्या होता है सामान्य? NS2NP6, NS2NP6। तो सीधी सी बात है कि कौन सा वर्ग है? 18वां वर्ग है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 18, मतलब 8। तो 2 और 6 8। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो याद रखना हीलियम पर लागू नहीं होगा। किस पे लागू नहीं होगा? हीलियम पर। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने आपको कल की क्लास में लिखाया था, केवल 1s2 होता है, S में केवल 2 होता है। और हमने ये भी बात की थी कि पी ब्लॉक का ऐसा कौन सा तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में नहीं भरा जाता, फिर भी हम उसको पी ब्लॉक का तत्व मानते। तो आंसर क्या था आपका? हीलियम। अब इस वर्ग के अगर तत्वों की हम बात करें, इस वर्ग के तत्वों की बात करें, तो इसको याद करने का तरीका हमने क्या बनाया था कि हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। क्या बोलते हैं? है नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो बेटा इनसे लिखना चाहो तो सीधा होता है, जैसे है नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो 1-2 बार लिखोगे तो आसानी से प्रैक्टिस हो जाती है। देखो H का मतलब क्या हो गया आपका? हीलियम। Na का मतलब हो गया आपका नियोन। Ar का मतलब क्या हो गया आपका? ऑर्गन या आर्गन, आर्गन हो गया। Kr का मतलब क्या हो गया आपका? किप्टोन। Xe का मतलब हो गया जीनोन। क्या हो गया? जीनोन। और Rn इसको हम क्या बोलते हैं? रेडोन। क्या बोलते हैं? रेडोन। तो 18वें वर्ग के तत्व कौन से थे? हीलियम, नियोन, आर्गन, किप्टोन, जीनोन और रेडोन। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इस वर्ग के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो इनका परमाणु क्रमांक काम आता है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, किप्टोन का 36, जीनोन का 54 और रेडोन का 86 होता है। अब देखो बेटा सेम उसी तरह, बस एक हीलियम का अलग है, क्योंकि हीलियम पहले आवर्त का तत्व होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या लिखोगे आप? 1s2 अलग होता है इससे। बाकी सब में तो NS2NP6 आएगा, लेकिन हीलियम में याद रखना 1s2 होता है। अब देखो नियोन, तो नियोन से पहले आखिरी गैस आपकी हीलियम आएगी, तो क्या लिखेंगे? हीलियम। और दूसरा आवर्त यहाँ से स्टार्ट है, तो 2s2 2p6। आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन से पहले आखिरी गैस नियोन, 3s2 3p6। अब किसकी बात करें? क्रिप्टोन का लिखना है, तो क्रिप्टोन से पहले अक्रिय गैस क्या आएगी? आर्गन। और इतना पढ़ते हुए अब तो याद हो गया होगा कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा? 3d10 4s2 4p6। इससे पहले अक्रिय गैस आपकी कौन सी? जिनोन। जस्ट आगे बढ़ा लो, 4d10 5s2 और 5p6। इससे पहले
यहाँ पे क्रिप्टोन आएगा आपका, और यहाँ आपका आ गया जीनोन, पहले 4F आएगा तो 4F14, 5D10, 6S2, 6P6। तो ये इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आप पुटअप कर लोगे, क्योंकि इसके बारे में अपनी काफ़ी बातें हो चुकी है। सबसे विशेष बात तो आपको याद रखनी है कि 18 वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं वो सब की सब क्या होती है, अधातु होती है। 18 वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं, अधातु होती है। प्रकृति में इनकी बहुत कम मात्रा पाई जाती है, और जो रेडोन तो खुद एक रेडियो एक्टिव गैस के रूप में होती है। कैसे? रेडियो एक्टिव गैस के रूप में होती है ये भी। तो बात कर ले अपने इनके लिए फिर से एक बार कि वर्ग नंबर 18 को क्या बोलते हैं हम, उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें, क्योंकि ये गैसें किसी के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती है। क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका ये जो विन्यास है वो कैसा विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है। इनके बारे में मैं डिटेल से बात करेंगे वापस से हम इनके बारे में, कैसा विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है। इस कारण से ये आसानी से यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। तो उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें 18 वर्ग के लिए बोलेंगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 हो गया, और लाइन अपने हिसाब से जो भी आप याद कर सकते हो, फिर भी एक लाइन बना रखी है नेता और कर्मचारी जीते रहो। सबसे विशेष बात, ये सब की सब क्या होती है, अधातु होती है। इसके अलावा हीलियम एकमात्र ऐसा तत्व है पी ब्लॉक का जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में न आकर किस में आता है, एस कक्षक में आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद कुछ मैं विशेष बातें आपको बताऊंगा, जिससे अपना ऐसे मानो कि चैप्टर यहाँ से रनिंग होता है। अभी कल की और अभी तक की क्लास में हमने केवल इतना पढ़ा है कि 15वां, 16वां, 17वें और 18वें वर्ग का क्या नाम है, और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक क्वेश्चन आ जाता है। अब चारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको एक साथ करवा दिया, तो उम्मीद है ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें विशेष बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ से आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कि कौन सा तत्व है कौन से वर्ग में आता है, ये गलती ना हो। तो बातें करें अब इनके बारे में। अब क्या है कि जब हम पी ब्लॉक में इनको वर्ग वाइज अलग अलग वर्ग का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें अपने माइंड में मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, वो होनी चाहिए कि क्या होता है कि जब हमने 11वीं क्लास में आवर्त सारणी पढ़ी है, 11वीं क्लास में जब आवर्त सारणी पढ़ी है तो काफ़ी गुण उनके समान होते, कुछ गुण अलग होते हैं। तो इनके जो कॉमन गुण है वो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, क्योंकि आप कोई सा भी वर्ग पढ़ोगे तो 4 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे 15वें वर्ग के लिए, 16वें वर्ग के लिए, 17वें या 18वें। एक तो इनका परमाणु आकार, दूसरी इनकी आयनन एंथैल्पी, तीसरी इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और चौथा विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। ये चारों पॉइंट सबके लिए कॉमन है, सबका तरीका एक है। तो और जो अलग होगा वहीं से क्वेश्चन अपना बनेगा। तो पहले बात तो आपको ये तत्व लिखने का यहाँ से माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर 15वें वर्ग की बात करें तो क्या था आपका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये कौन से वर्ग के लिए लिखा हमने, वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर 16 की बात करें तो ओ, सलमा, सीले, तेरी, पॉकेट। वर्ग नंबर 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अब 18वें वर्ग की बात करें तो जानना, वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17, इन सब वर्ग में कितने कितने तत्व है,
5 5। लेकिन वर्ग नंबर 18 में तत्व आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, हीलियम है, नेता और कर्मचारी जीते रहो। अब ये वर्ग नंबर 18, तभी तो कहा है कि हीलियम है वो पहले आवर्त में आएगा, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे आवर्त तक के ये तत्व होते हैं। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि ये 15वें आवर्त के तत्व हो गए, ये 16वें, ये 17वें और ये 18वें। तो तीनों आवर्तों में तत्व कितने होंगे? 5 5। 18वें में कितने? 6 6। अब यहाँ से कुछ बातें कर लेते हैं हम। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि अपने को एक चीज़ पकड़नी है कि इनमें धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है और उपधातु कौन सी है। तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो मैं बात समझाऊँ कि अगर अधातु की बात करें तो देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्या है? अधातु। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम क्या है? अधातु। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है? अधातु। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन ये क्या है? अधातु। अब देखो यहाँ पे कि अगर बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु, टेल्यूरियम उपधातु होती है। और अगर यहाँ अगर आप समझो बिस्मिथ, पोलेनियम और एस्टेटिन ये क्या आपकी धातु। तो यहाँ से अगर जो वैसे मैंने एक चीज़ आपको अलग बता दी, फिर भी अगर आप समझना चाहो तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो सकती है। जिन पे मैंने लाल गोला किया है वो तो क्या हो गई? अधातु। लाल से जो गोला है वो तो अधातु हो गई। जिसको मैंने ग्रीन से गोला कर दिया वो हो गई आपकी उपधातु। समझ जाओगे बिल्कुल, उपधातु। और जिसको मैंने किससे गोला कर दिया? ब्लू से, वो हो गई धातु। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कि कौन सी अधातु है, कौन सी उपधातु और कौन सी धातु। एकदम क्लियर कट बात है। अभी इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, कौन सा तत्व क्या होता है वो भी बातें आ गई। अब यहाँ से हम बात करें, जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सब के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ। उसके बाद इनके जो अलग अलग अपवाद है उनकी हम बात अलग से कर लेंगे। चारों में देखो सबसे पहला पॉइंट तो आपका आता है परमाणु आकार का। अब परमाणु आकार बोल दिया या परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, एक ही बात है, परमाणु आकार। अब किसी भी वर्ग की अगर हम बात करें तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है और बाएं से दाएं जाने पर कमी होती है। सबके लिए कॉमन बात है। तो अब चाहे किसी भी वर्ग की अगर हम बात करेंगे, किसी भी वर्ग की हम बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होगी? वृद्धि होती है, कारण कोषों की संख्या। इसके बाद एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब हम पी ब्लॉक को पढ़ते हैं तो प्रत्येक वर्ग में का जो अध्ययन वो वर्ग में ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है, मतलब लंबवत अध्ययन किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो मैंने क्या लिखा? परमाणु आकार। दूसरा है आपका आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तीसरा पॉइंट हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और पॉइंट नंबर 4 विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इन चारों को सब पर एक बात लागू होती है, परमाणु आकार। दूसरा पॉइंट आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तीसरा बिंदु इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और चौथा पॉइंट विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। अब एक बात सुनना, सबसे पहले याद कर रहे हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु आकार की। सीधी सी बात है, वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे आएंगे, ये सब आपके पढ़ा हुआ है, पिछले वाले चैप्टर में भी मैंने रिपीट किया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में
वर्दी होती है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इस चैप्टर से भी आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से कोई 4 दे दिया, एक ही वर्ग के 4 तत्व, और पूछ लिया जाएगा कि किसका आकार बड़ा है और किसका आकार छोटा है। तो याद क्या रखना कि परमाणु आकार के लिए तो सीधी सी बात है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या होगी, वर्दी होती है। सीधा आंसर है 1 कोषों की संख्या में वर्दी होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं परमाणु आकार के लिए बात करें तो परमाणु आकार चाहे कोई भी वर्ग हो, चारों वर्ग के लिए कॉमन बात हो गई कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वर्दी होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में वर्दी होती है। वर्ग के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा इन तीनों के लिए अब ये मत बोलना कि सर ये होता क्या है, ये तो आप सबने 11वीं क्लास में पढ़ा है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, या विद्युत ऋणात्मक। फिर से भी रिपीट कर दूं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं वो ऊर्जा होती है आयनन ऊर्जा, विभव या आयनन एंथैल्पी। किसी परमाणु, जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस समय या तो ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, वो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अब इन तीनों के लिए आपको एक ही बात याद करनी है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ से अपने माइंड में क्लियर कर लेना। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके मान में कमी आती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो सीधी बात है 15 वर्ग 16 वर्ग जिसकी बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में भी कमी आएगी, और विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी कमी आएगी। तो सबके लिए एक बात होगी। हाँ, एक बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पर कुछ अंतर आता है। तो मैंने कहा कि जो थोड़ा सा पॉइंट जहाँ अलग बनेगा उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ से आपके एक बात क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल कि वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इन तीनों के मान में कमी होगी। और कारण पूछे तो सीधी बात है, कमी क्यों होगी, क्योंकि परमाणु आकार में क्या होती है, वर्दी होती है। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने इतना बनाया वो एक साथ समझ गए। अब यहाँ से मैं 2 चीज़ें आपको एक साथ और बता दूँ जो अपने लिए बहुत काम की है। ये तो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इन तीनों तत्वों की बात करूँ मैं, किसको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इन तीनों के जो गुण होते हैं ना वो अपने वर्ग के तत्वों से थोड़े से अलग होते हैं। सुन लेना, तीनों के लिए, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन, जो बेटा एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत इजीली, क्योंकि इन सब के आंसर एक जैसे ही हैं। प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन के गुण अपने वर्ग के तत्वों से कुछ अलग है, तो याद करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अर्थात वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17, इन सब तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वो अपने ही वर्ग के तत्वों से थोड़े अलग होते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन पढ़ेंगे तो तीनों का आंसर सेम हो जाएगा। एक चीज़ और, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, ये जो हमने पढ़ा है इन्हीं में आवर्त सारणी की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन से तत्व की पाई जाती है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा होता है आपका, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। और यह आ जाए कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो आंसर याद कर लेना, क्लोरीन। ये 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, सर्वाधिक
विद्युत ऋणात्मकता तो किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का रीजन पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका Cl मतलब क्लोरीन। Cl मतलब क्लोरीन। दो क्वेश्चन अच्छे हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की। तो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में थोड़ी सी आगे और बात करते हैं कि ये चीज़ें ध्यान रखना कि जब तक अगर आप, क्योंकि इनकी मैं आगे बात नहीं करूँगा, इनमें से केवल मैं उसी पॉइंट की बात करूँगा जो अलग है। तो अब हम बात करेंगे कि ये तो हमने कंबाइंड में जो साथ में बातें थी वो मैंने बता दी। अब यहाँ विशेष बात करनी कि वर्ग नंबर 15, 16, 17 और 18 के लिए हम अलग अलग बात करेंगे। वैसे हम पहले वर्ग नंबर 18 की बात कर लें क्योंकि इसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद इसके अलावा अपने सिलेबस में कुछ चीज़ें हटा दी गई है। तो वर्ग नंबर 18 को पढ़ने के बाद फिर हम वर्ग नंबर 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे। तो बात करें इसके लिए कि इन तत्वों के नाम तो आप सबको याद हो गए। अब इनसे संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं उसकी बात बता दूं आपको कि अगर हम लिखें फिर से वो बात कि वर्ग नंबर क्या लिखा है 18, क्या लिखा है वर्ग नंबर 18। तो एक पॉइंट तो बेटा हम इसके वर्ग नंबर 18 के लिए ये लिख सकते हैं कि वर्ग नंबर 18 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 18 के सभी तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। वर्ग 18 के सभी तत्व क्या होते हैं, अधातु। अब यहाँ से एक विशेष बात आप समझना, नॉर्मली जैसे आपने हाइड्रोजन पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन को सदैव हम क्या लिखते हैं, H2। अगर आपने फ्लोरीन पढ़ी तो F2, ऑक्सीजन पढ़ा तो O2, नाइट्रोजन पढ़ा तो N2। ये सब की सब अधातु और गैस है। तो ज़्यादातर जो अधातु और गैस होती है वो द्विपरमाणुक होती है, अर्थात 2 परमाणु एक साथ होता है। लेकिन अक्रिय गैसों को जब भी आपने पढ़ा है तो आपने केवल हीलियम पढ़ा होगा, He2 ने पढ़ा, आपने नियोन पढ़ा होगा। तो यहाँ से याद करनी है कि ये सब की सब एक परमाणुक होती है। ये जिसको हम बोलते हैं एकल परमाणुक गैसें क्या होती है, एकल परमाणुक। एकल परमाणुक का मतलब इसको हम हीलियम को H लिखते हैं, नियोन को Na। तीसरी बात करें तो ध्यान रखना ये जितनी भी आपने गैसें पढ़ी हैं इनकी प्रकृति में बहुत कम मात्रा पाई जाती है, इनकी प्रकृति में बहुत कम मात्रा पाई जाती है। जैसे आप लिखते हो ना, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, लेकिन उसमें आपको याद करना आर्गन, क्या आर्गन। इन सब गैसों में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है इनमें, तो वो कौन सा है, आर्गन। तो इसमें रखना कि सर्वाधिक मात्रा में इन गैसों में जो पाई जाती है वो क्या है, आर्गन। और एक आर्गन की जो मात्रा पूरे पाई जाती है वो है 0.93%। अगर कुल देखा जाए पर अगर 100% गैसें मानी जाती है तो 100% में से आपके आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.93% मात्रा में ये पाया जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ से एक लाइन लिखना चाहें क्वेश्चन के रूप में तो ये तो बात आपको याद आ जाएगी कि इन्हें प्रश्न आ जाएगी इन्हें उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रासायनिक रूप से क्या लिखते हैं, रासायनिक रूप से यह अक्रिय होते हैं तथा बहुत कम, रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं तथा बहुत कम यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। बेटा एक चीज़ बता दूं कि
वर्ग 18 में जो तत्व होते हैं और किसी के तो कंपाउंड नहीं पाए जाते, लेकिन जिनोन अक्रिय गैस होने के बावजूद भी, क्या लिखा है, जिनोन के अक्रिय गैस होने के बावजूद भी इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। लेकिन इस बार के पाठ्यक्रम से जिनोन वाला टॉपिक है वो अपना हटा दिया गया है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये अपने रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं और बहुत कम यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम अगर आगे बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल जाता है कि इसी को मैं एक अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा जाता है कि उत्कृष्ट गैसें बहुत कम क्रियाशील होती है, क्यों? क्या लिखा है, उत्कृष्ट गैसें बहुत कम क्रियाशील होती है, क्यों? तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उत्कृष्ट गैसें बहुत कम क्रियाशील होती है, तो इसके आंसर लिखते समय 3-4 बिंदु आपको याद रखने हैं, बिल्कुल उससे इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख देते हो कि उत्कृष्ट गैसें बहुत कम क्रियाशील होती है क्योंकि इसके 3 कारण लिख रहे हैं। नंबर 1, पहला, तीनों पॉइंट समझा देते। तो पहला पॉइंट तो होता है कि इनका स्थायी विन्यास पाया जाता है। स्थायी विन्यास होने का मतलब इनका कक्षक पूर्ण होता है, इस कारण से क्रिया नहीं करते। दूसरा, स्थायी विन्यास होने के कारण इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन एंथैल्पी होती है, उसका मान उच्च होता है। अब आयनन एंथैल्पी उच्च होने से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, फिर से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नॉर्मल कंपाउंड के लिए ऋणात्मक होती है, लेकिन इनके लिए धनात्मक होती है। और धनात्मक होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये 3 बिंदु है वो आपको याद रखना है कि नंबर 1 कि इनका मतलब उत्कृष्ट गैसों की बात हो रही है, इनका संयोजी कोष, इनका संयोजी कोष पूर्ण भरा होता है, अर्थात इनका संयोजी कोष पूर्ण भरा होता है, अर्थात इनका स्थायी, अर्थात इनका स्थायी विन्यास, अर्थात इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इनका विन्यास नॉर्मली क्या था, NH2, ये तो केवल हीलियम का, और बाकी सब तत्वों के लिए NH2 NP6, अर्थात इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इनका संयोजी कोष पूर्ण भरा होता है, अर्थात इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दूसरा पॉइंट, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। उच्च होने का क्योंकि स्थायी विन्यास है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को या त्याग नहीं करेंगे। आयनन एंथैल्पी का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे। तो इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है। तीसरे बिंदु की बात करें तो ये विशेष ध्यान रखना कि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पर मैं कुछ विशेष बात कह दूँ कि यहाँ से कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, दोनों में अंतर क्या है। पर ऋणात्मक होने का मतलब तो है कि वो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑटोमेटिक ऊर्जा बाहर निकालता है, और धनात्मक होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको देने के लिए हमें ज़बरदस्ती उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने उम्मीद है कि 11th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने लिखा दिया, फिर से 2 मिनट के लिए हम रिपीट कर लेते हैं एक बार
कि वर्ग नंबर 18, तो पहली बात कि वर्ग नंबर 18 के सब तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। सब के सब एकल परमाणु गैसें होती है। एकल परमाणु का मतलब मैंने बता दिया, अकेले परमाणु के रूप में रहते हैं। बाकी मैंने कहा कि जो गैसें होती है वो द्विपरमाणु की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब की सब गैसें कैसी होती है, तो ये शब्द याद होना चाहिए, ये एकल परमाणुक होती है। और ये जितने भी तत्व होते हैं इन सब में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन, जो पृथ्वी पर 0.93% पाई जाती है। फिर रासायनिक रूप से ये अक्रिय होते हैं, इस कारण से इनके यौगिक बहुत कम होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें। हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। अगर यहाँ से अगर कोई सवाल आपको पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट गैसें बहुत कम क्रियाशील होती है, क्यों? इसका कारण लिखिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट गैसें होती है, इनका जो संयोजी कोष होता है, वो क्या होता है? पूर्ण भरा होता है, अर्थात इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है। अब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? उच्च होता है, तथा इसी कारण से जो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, स्थायी विन्यास के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना चाहते हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस कंडीशन में इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। तो ये बातें हो गई आपकी वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 यहीं समाप्त है। इसके बाद मैं अपनी वर्ग नंबर 18 की और कोई बात नहीं करनी। अब हम वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16 और वर्ग नंबर 17 की बात करेंगे। तो वो बातें होंगी अपनी कल की क्लास में। तो कल हम वर्ग नंबर 15 की जितना हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या क्या अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, उन सब की बात हम कल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।